टेस्टमध्ये जरा प्रॉब्लेम आहे ना. चलो, कॅल्क्युलेट द velocity and speed. Calculate the velocity and speed of the body. Calculate the velocity and speed of the body if it is moving along. If it is moving along circular path, moving along circular path of radius 50 meter, of radius 50 meter and requires 10 seconds to complete each revolution. To complete each revolution, if it completes if it completes 10 and 1/3 revolution, if it completes 10 and 1/3 revolution, मतलब 10 कंप्लीट शुभम आणि उरलेला 1/3 फक्त. ठीक है, इतने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं तो स्पीड कितनी होगी एंड वेलोसिटी कितनी होगी कैलकुलेट करना है. हाउ मच? देखो कंडीशन क्या है कि अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यानी कि 10 रिवॉल्यूशन के एंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगा तो उसका कोई कंसर्न नहीं होगा. लेकिन बाद में जो 1/3 रिवॉल्यूशन आ रहा है तो उसमें कितना एंगल डिस्क्राइब होता है ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. 360 बाई 3 120, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल आएगा थीटा दैट विल बी 120 डिग्री एंड इस 120 डिग्री में होने वाला जो भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2. अब थीटा 120 है, थीटा बाई 2 साइन 60, 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3 इंटू आर, आर 50 है, √3 1.7 है तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 65 मीटर. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. कैसे किया देखो, 1/3 रिवॉल्यूशन है मतलब हमने सर्कल को ऐसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. अब ईच इक्वल पार्ट का एंगल 120 120 120 होगा. डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है तो स्टार्टिंग एंड एंड पोजीशन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी ट्रैवल कर रही है, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रत्येक वेळी जॉमेट्रीत घुसण्यापेक्षा एक फॉर्म्युला मिळाला आहे वहाँ पे अपन ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिल गया 65 मीटर. कुठून आला, r50 दी थी उसकी वैल्यू पुट करके, √3 आ रहा था, √3 का मतलब 1.73 होता है, अपन अप्रॉक्सिमेशन त्याला 17 घेतलं. 17 इंटू 5 65. ठीक है, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट. अभी चाहिए वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होती है दानिश, एक स्तर फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट है 65, टाइम कितना है देखो, एक राउंड के लिए 10 सेकंड, तो 10 राउंड के लिए 100 तो हो गए, लेकिन ये 1/3 राउंड के लिए भी कितना होगा 1/3 इंटू 10 होगा, मतलब ये 3 तो 10 प्लस 3.33 मतलब तो अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकंड. काय काय 103.34 असंच ना, करो डिव्हिजन. अब 85 आलंय डिस्प्लेसमेंट. हो बरोबर तुझं.
65 नहीं 85 है तो मल्टीप्लिकेशन इतने का 17 इंटू 5 कितना होता है 65 होता है क्या कहीं सांगतो का शुभम ठीक है इट्स 85 मीटर तो 85 अपॉन 103 है कितना होगा अप्रॉक्सिमेटली 0.808182 मीटर पर सेकंड कसं 103 है उसको डायरेक्ट 100 लिया तो 85 अपॉन 100 कितना आएगा 0.85 लेकिन डिनोमिनेटर 100 से बड़ा था इसलिए आने वाला आंसर 85 से छोटा होगा तो 0.80 टू 0.85 इनकी बिटवीन कोई भी आंसर हो सकता है ये क्या है वेलोसिटी अब चाहिए स्पीड स्पीड के लिए भी सेम कंसेप्ट एक राउंड में 2 पाई आर तो 10 राउंड में 20 पाई आर 1/3 राउंड हो रहा है एक राउंड में 2 पाई आर तो 1/3 राउंड में 2/3 पाई आर 2/3 मतलब वेरी गुड तो ये बनेगा 20.6 पाई आर अब आर कितना है 50 स्पीड के लिए क्या करेंगे हम ये 20 इंटू पाई इंटू 50 टाइम कितना दिया था टोटल 100.3 ये 1/3 आता है 103.3 तो ये 1/3 आएगा मतलब ये कितना आएगा 15.5 आएगा अप्रॉक्सिमेटली 15 पाई मीटर पर सेकंड डेसिमल इकडे तिकडे ॲडजस्ट करून 15 असेल कितना आ रहा है 15.6 15.7 मतलब अप्रॉक्सिमेटली 15 होगा या फिर एग्जैक्ट करेंगे तो 16 आएगा ठीक है सर्कुलर ट्रैक पे अगर बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम देंगे तो यही देंगे उसमें सीधा सीधा एक राउंड कंप्लीट होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्टेंस एंड एक के बाद में कितने भी अगर राउंड कंप्लीट हो रहे तो हर बार डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा ठीक है अगर राउंड आधा कंप्लीट होता है तो डिस्प्लेसमेंट 2r 1/4 कंप्लीट होता है तो डिस्प्लेसमेंट √2r अगर 3/4 कंप्लीट होता है तो भी डिस्प्लेसमेंट √2r अँड या कंडिशन सोडून येणार तर नाही जर आल्यास तर काय करणार आपण जितने पार्ट में डिवाइड करके दिया है उसको 360 से डिवाइड करेंगे एंड जितने पार्ट वो कवर कर रहा है उसके मल्टीप्लाई करेंगे म्हणजे परत तेज अगर आपको बोला है कि वो 2/5 राउंड कंप्लीट कर रहा है क्या करना होगा 360/5 जो एंगल आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो आ गया थीटा यहाँ पे पुट करो 2r sin θ/2 डिस्प्लेसमेंट आ गया आणि टाइम घेत असताना ऑलवेज कुठला घेणार टोटल टाइम घेणार ठीक है चलो और एक आपको बोला है कि बॉडी इज मूविंग along A, B, C, D. Body is moving along A, B, C, D. अप टू डी एक मिनट क्वेश्चन कंप्लीट करू नाहीतर मी क्वेश्चन विसरून जातो नंतर ठीक आहे बॉडी इज मुव्हिंग अलॉंग A, B, C, D अप टू D देन कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट अँड वेलॉसिटी हो जीरो का 4 कहाँ पे बोला है ABCD बोला आहे आता ABCD म्हटलं तर त्याला डीलाच थांबवायचं विनाकारण घरी घेऊन यायचं नाही परत येईपर्यंत तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करके 4 मीटर अब डिस्प्लेसमेंट आ गया देन कैलकुलेट वेलोसिटी एंड स्पीड 1 2 कसं काय हो तू थांब तू सोडव ना असं वाटतं का मी असं टाइम देईल आणि डायरेक्ट डिस्टन्स देईल आणि वेलॉसिटी काढा म्हणेल असं हां संस्कृती झालं का फिरून झालं का 2-4 गावं मग कुठं होती 4 दिवस हां 2 दिवस 2 रात्र म्हणजे ते 4 झाले आपल्यासाठी नाव काय ऋतिक RUTIK ऋतिक काय लाईन सर नाही का ठीक 8
मीटर पर सेकंद. हे काय आणलं बेटा तू? व्हेलॉसिटी कशी आणली? इथे येऊन सांग बरं, मला पण सांग. हां, स्पीड. व्हेरी गुड. 0.077. व्हेरी गुड. असे सगळ्यांचे आन्सर डिफरंट आले पाहिजे. 2.6. 1 किती आहे? नाही व्हेलॉसिटी सांग, स्पीड कोण पण सांगतो. 1. हे बघा, सरळ सरळ हिशोब है. इनिशियल फाइनल पोजीशन के बिटवीन का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर. हे डिस्प्लेसमेंट 4 आलं. हे तर सगळ्यांना कळालं का? कोणी आहे अजून? नाही सर, 0च पाहिजे होतं. शुभम, अब ये ए से लेके डी के लिए जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? असं वाटायला पाहिजे आपल्याला, म्हणूनच हे 4 सेकंद दिले. बट मध्ये डोंगर आहे. ए टू डी डायरेक्ट जाऊ शकत नाही आपण, आपल्याला फिरून जावं लागणार आहे. ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. यानी टाइम कौन सा लेंगे? सगळंच घ्यावं लागेल, पण टाइम दिलाच नाही सगळा. काय करावं लागेल? स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकालना पड़ेगा. ठीक है. v इक्वल टू एस बाई टी, टी इक्वल टू एस बाई वी. एस बाई वी मतलब 2/4.5, 4/8 आणि 4/2, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो टाइम आ गया 1.5 सेकंड. अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो ये 4/1.5 मतलब 40/15 कितना आएगा? 66 रिपीटेशन मीटर पर सेकंड. हां, व्हेरी गुड. मी 8 ऐकलं होतं तुझ्याकडून. 3 सायलेंट होतं का? अब स्पीड के लिए क्या है? टोटल डिस्टेंस चाहिए. स्ट्रेट लाइन वगैरह काहीच नसतं. 2 + 6, 2 + 4 6, 6 + 2 8. फिर से क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1.5, मतलब ये बनेगा 80/15, 5.34 मीटर पर सेकंड. ये क्या है? किती लोकांचे सेम होते आन्सर्स दोन्ही पण? स्पीड बाकी होतं का? किती लोकांची व्हेलॉसिटी सेम होती, करेक्ट होती? नाही व्हेलॉसिटी. ओके. स्पीड, संस्कृती, व्हेलॉसिटी पूर्ण चुकली होती है ना. असं 4/4 करून नाही चालत ना. ज्या रस्त्याने आपण गेलोच नाही त्या रस्त्याचा ॲड्रेस आपल्याला माहीतच नसतो, कळालं? त्यामुळे तो टाईम आपल्याला घ्यायचाच नाही आहे. ठीक आहे, चला नेक्स्ट. किती लोकांना काहीच नाही कळालं? ज्यांना असा प्रॉब्लेम येतोय, कळालं ना, पब्लिकली सांगता येत नाही, इंडिव्हिज्युअली सांगायला बरं वाटत नाही, त्यामुळेच आपण इव्हिनिंगला सेशन घेतोय स्पेशल. कळालं? तिथं फक्त हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत त्यावर आपण वर्क. कळालं? फक्त या त्या लेक्चरला आणि सांगितलेल्या गोष्टी करा. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द velocity of the body at 5th second. गुड. हे असं असतं, आवाज वाढतो लगेच. मार्क्स जास्त पडले का त्याच्यावर बेस्ट सोल्युशन आहे, रोज मार्क्स घ्या, रोज आवाज वाढवा डॉल्बी पाटेपर्यंत. देखो, सबसे पहले अगर पर्टिकुलर सेकंड बोला है मतलब इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा. इंस्टेंटेनियस निकालना है मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इसका डिफरेंशिएशन आएगा 8t - 2. टाइम 5 बोला था, 8 × 5 - 2. एवढं काय करत होते कॅल्क्युलेशनमध्ये? 4 वेळा बोर्डवर बघून, इकडं बघून. कितने लोगों का सेम आया था आंसर? दानिश आया था? वेरी गुड. सांगितलं नाही फक्त. ठीक है, अगर वही 5th की जगह पे 5 सेकंड बोला है, एवरेज कैलकुलेट करो तो t1 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 5. वेरी गुड. एंड t2 5 पुट करेंगे तो yes 2. 5 स्क्वायर 25 × 4 100 -10 90 + 5 95. तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ रहा है? 90/5 18 का. आणि हे काय सांगत होते मायनसमध्ये काही कोणतरी? येतं का तुझं? मायनस कसं येईल? +5 ना. मागो हां, ते बिंदीची पली म्हणतात. T1 0 पुट करके हे किती लोकांचं आलं करेक्ट?
यायला लागले. ठीक आहे, ज्यांना नाही येते आपण परत संध्याकाळी भेटू. ठीक आहे. और सेम क्वेश्चन है और आपको बोला है कैलकुलेट द टाइम इन विच बॉडी विल कम टू रेस्ट. फोर सेकंड. वेरी गुड. बॉडी रेस्ट में आएगी मतलब क्या होगा, स्पीड विल बिकम 0. तो ये बनेगा 8t - 2 = 0, यानी 2 = t = 0.25. -2 इधर आके +2. 2/8 मतलब 1/4 मतलब ये गलत नहीं आया, 0.25 सेकंड. ठीक है. अगेन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट. होत असतं, काय अडचण नाही. ठीक आहे. तू 4 म्हटला ना डायरेक्ट, मला इथेच वाटलं होतं. हो, डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब जो टाइम आया था इसी में पुट करना है. थोड़ा अवघड है कैलकुलेशन. 0.25 का स्क्वायर 0.0625 × 4 0.24 बरोबर का. -2 × 0.25 0.5 प्लस घ्यावा लागेल का, कितना आएगा फिर 4.75 मीटर. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट. काय केलं आपण, फक्त या टी ची व्हॅल्यू इथं पुट केली, बाकी पूरा पार्ट सेम था. नेक्स्ट. Displacement is a function of time. Calculate the velocity at third second. 8 80 - 4 20 is the answer. Oh, velocity at third second. बरोबर आहे. मला ते 4t² वाटले होते. ठीक आहे ना. 2 × 3 12 12 - 4 8. ठीक आहे ना. व्हेरी गुड, करेक्ट. लिमिट कधी घेतली आपण. थांबा थांबा थांबा, त्याचा डाऊट आहे ना. कोण आलं ना मध्ये विचार नको करून, तूच कन्फ्यूज होशील. ते इंटिग्रेशनला असतात लिमिट्स. इंटिग्रेट कधी करतो आपण, उलटं करायचं असेल तर. उलटं म्हणजे काय, वेलोसिटी दिली आहे आणि त्यावरून आपल्याला डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तेव्हा. कळालं. चल हो गया ये. अभी 3 सेकंड में कैलकुलेट करो. हे किती लोकांचा आलं नाही आन्सर. 8 मीटर पर सेकंड. 3 थर्ड नहीं, थर्ड का हो गया. अब 3. अब थर्ड था इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 4t - 4 4 × 3 12 12 - 4 8 मीटर पर सेकंड. अगर आपको यहाँ पे बोला है कि टाइम कितना है, 3 है. टाइम 3 है, इसका मतलब t1 = 0 है एंड ये s1 = बनेगा 5. एंड जब t2 = 3 लेंगे तो s2 कितना आएगा 11. फिर 11 - 5 6 अपॉन टाइम तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड. ये इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज. फिर से कैलकुलेट दिस टाइम इन विच बॉडी विल कम टू रेस्ट. क्या होगा अब 4t - 4 = 0 लेना पड़ेगा. अब -4 इधर जाके +4t = 4/4 मतलब 1 सेकंड. अगेन तेज कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट. 3 मीटर हो गया. म्हणजे बघा आता फ्रॉम स्टार्ट आपण टॉपिक कुठला डिस्कस करतोय, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन यानी 1 डायमेंशन. उसमें सबसे पहले कंसेप्ट हमने देखी थी डिस्प्लेसमेंट. अब जब डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था तभी हमने देखा था कि यहाँ पे बॉडी
कौन से पाथ के अलॉन्ग मूव होती है फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चाहिए, दोनों को कंपलसरी कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन आ गई तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फायनल पोजिशन। आता त्याच्यामध्ये इफ बॉडी इज मुव्हिंग अलॉंग स्ट्रेट लाईन पाथ आहे विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, तर ॲज पर जशी आपण लेंथ मेजर करतो तशीच आपण डिस्प्लेसमेंट मेजर करणार, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव हो रही बॉडी ए से लेके बी तक या फिर कुछ भी पार्ट दिया है तो डायरेक्ट अपन जशी लेंथ मोजतो तीच लेंथ आपल्याला मेजर करायची। अगर बॉडी मूव हो रही है ट्रायंगुलर पाथ के ऊपर और वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही होगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी अगर ए से बी एंड बी टू सी ट्रैवल कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अगेन स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट का बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद में बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है और वहां पे आपको बोला है कि बॉडी कंप्लीट राउंड या फिर राउंड कंप्लीट कर रही है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड इसको छोड़ के कहीं पे भी बॉडी जा रही है तो हर बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे 2r sin θ/2। वही केस जब डिस्प्लेसमेंट के बाद में हमने डिस्टेंस पढ़ा था, तो डिस्टेंस की केस में हमें बॉडी किस पाथ के अलॉन्ग मूव होती है फरक नहीं पड़ता है, असं नसतं। डिस्टन्स के लिए फरक पडतो का बरं, कारण डिस्टन्स म्हणजे काय असतं, ॲक्च्युअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। यानी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रही है पूरी लाइन कैलकुलेट करो, बॉडी अगर ट्रायंगुलर पाथ पे मूव हो रही है पाइथागोरस लागत नहीं, कहीं लागत नहीं, ठीक है। डायरेक्ट ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ऐड करो। वही सर्कुलर ट्रैक पे अगर मूव हो रही है तो उसमें अगर एक राउंड कंप्लीट होगा तो 2πr, उसी तरह से 10 राउंड कंप्लीट होंगे तो हाफ राउंड कंप्लीट होगा तो हाफ इंटू 2πr, 1/3 राउंड कंप्लीट होगा तो, आणि टाइम काढायचा दोन्ही केसमध्ये पण सेम प्रोसेस। मतलब आपको अगर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंट दिया है तो इतनी पॉसिबिलिटी है इनको ही घुमा फिरा के वो स्क्वायर लेके आएंगे, रेक्टेंगल लेके आएंगे और वहाँ पे दोनों भी कंडीशन हमें मेंटेन करनी है। डिस्टेंस बोला तो एक्चुअल पाथ लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके उस स्ट्रेट लाइन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए जो ज्योमेट्री के रूल्स थे वो अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको छोड़ के अगर हमें इस तरह का इक्वेशन दिया जाता है कि बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग a path and distance is a function of time given by 2t square minus 4t plus 5, then calculate the displacement of the body in 2 seconds। कर सकते क्या कैलकुलेट, वेलोसिटी नहीं बोला, डिस्प्लेसमेंटच सांगितलं, करू शकतो डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है टी पुट करो, क्या आएगा फिर, ना डिफरेंशिएट करना है ना इंटीग्रेट करना है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, आपल्याला डिस्प्लेसमेंट पण काढायचं है। टी वेरिएबल है, इस केस में बोला टी को 2 लेना है, 2 पुट कर दो, कितना आ रहा है 8 5, हे बघ कसं करायचं, 2 स्क्वेअर 4 4 इंटू 8 8 माइनस 8 0 प्लस 5 मीटर। अगर टाइम आपको 2 की जगह पे 3 बोला तो टी को 3 पुट करेंगे पटकन, इलेवन। अगर टी को 10 बोला तो फक्त म्हणतील काय, एकदा डिस्टन्स म्हणतील किंवा डिस्प्लेसमेंट म्हणतील, सॉल्व करने की प्रोसेस सेम। कब सेम, कब ये प्रोसेस, अगर आपको इस तरह से वेरिएबल के फॉर्म में डेटा दिया है तो फरक पड़तो कुठं, ये ज्योमेट्रिकल शेप डिफरेंट मतलब पाथ डिफरेंट। इस इक्वेशन में पाथ स्पेसिफाई नहीं करते, इसलिए हम जो स्पीड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, जो डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल था वही डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मग आपण डिस्प्लेसमेंट स्टडी केल्यानंतर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रो केली होती, दॅट वॉज वेलोसिटी, बट त्या अगोदर अपन डिस्टेंस रिलेटेड स्पीड बघितली होती, ठीक है। तो स्पीड मतलब क्या होता है, एकच फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसके 4 टाइप हमने देखे थे, एक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, देन इंस्टंटेनियस, एवरेज। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आजपर्यंत लागत नव्हते आपल्याला, आज एक्सेलरेशन स्टार्ट केल्यानंतर रिक्वायर्ड असेल, ठीक है। देन इंस्टंटेनियस का मतलब होगा पर्टिकुलर सेकंड पे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इनका मीनिंग क्या होता है, फिफ्थ सेकंड म्हणजे काय, 4 पर्यंत काय झालं फरक पड़त नहीं, 4 के बाद में क्या हुआ, 6 शुरू होने से पहले, वो मतलब फिफ्थ है। एंड वही अगर एवरेज कैलकुलेट करनी है तो टोटल, मतलब 6 बोला तो 0 से लेके 6, त्यामुळे आपण लिमिट्स पुट करत होतो आता, त्या T1 0 घेत होतो आणि 6 T2 लेते थे, क्यों, क्योंकि 6 का मतलब 0 से लेके 6 होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई स्पीड।
उसके बाद में स्पीड रिलेटेड पार्ट में हमने देखा था यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको फिर से इस तरह का डेटा दिया जा रहा है कि x इक्वल टू 2t स्क्वेअर माइनस टी प्लस 10, यानी डिस्टन्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. जर अशा पद्धतीने डेटा दिला तर स्पीड कॅल्क्युलेट करायला काय करणार आपण, ऑलवेज डिफरन्शिएट करणार. कधी करणार, ओनली अगर इन्स्टंटेनियस बोलाय तो. हे कधी, फक्त इंस्टंटेनियस पाहिजे असेल तर. इंस्टंटेनियस एक तो वो वर्डिंग में बोलेंगे, नहीं भी बोला है तो टाइम देते टाइम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से देंगे. फिर जो भी डिफरेंशिएट करके आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 4t माइनस 1. यहाँ पे t पुट करेंगे जो भी दिया है. जैसे आपको बोला कि फर्स्ट सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, सेकंड में कितनी होगी 7, 10 में कितनी होगी, देखा वजा बाकी शिकतोय का आपण 39 है ना. 39 में कितना होगा, अवघड झाला आता 75. सेकंड. अगर मेंशन नाही किया है की ॲव्हरेज वेलोसिटी ॲट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तर मग T1 0 T2 2 है ना. मॉड्यूलमध्ये एक क्वेश्चन तसा बघितला, त्यामुळे प्रॉब्लेम आला. ठीक है ना. ॲक्च्युअली तिथे मेंशन करायला पाहिजे त्यांनी. अगर 2 सेकंड बोला है तो ॲट द एंड ऑफ 2 सेकंड वो ॲव्हरेज होती है अगर बोला तो, नहीं बोला तो इंस्टंटेनियस. बट असं क्वेश्चनमध्ये मेंशन केलं जातं. वहाँ पे 2 सेकंड बोला है आणि इंस्टंटेनियसली सॉल्व किया है, त्यामुळे कन्फ्यूज झालं. चलो ये आ गया था सबका 155 मीटर पर सेकंड. काही प्रॉब्लेम नाही आहे. म्हणजे सिंपल रूल्स आहेत तेच फॉलो करायचे, फक्त या व्हॅल्यू बदलणार आहेत. अगर बोला डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और इंस्टंटेनियस कैलकुलेट करनी तो डिफरेंशिएट करो, टाइम पुट करो. अगर वो इंस्टंटेनियस नहीं बोल रहे और आपको बोल रहे 2 सेकंड में कैलकुलेट करो, मतलब एवरेज, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब टाइम 0 था तब बॉडी कहाँ पे थी. मतलब हर बार पहले हम T1 को 0 पुट करेंगे, x1 कैलकुलेट करेंगे. अब T1 0 मतलब ये 0, ये भी 0, क्या बचा, मतलब बॉडी ने अपनी मोशन 10 मीटर से शुरू की है, त्यानंतरचं डिस्टेंस आपल्याला रिक्वायर्ड है. तो हम T2 को क्या करेंगे बाद में, फिर 2 बोला है तो 2 पुट करेंगे. T2 अगर 2 हो गया तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 2 प्लस 10, तो ये आ गया 16 मीटर. अब स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना, 16 प्लस 10 का 16 माइनस 10 का 16 का माइनस करायचं कळालं ना. जनरली आपल्या डोक्यात असतं की स्पीड आहे, डिस्टेंस आहे, सबट्रैक्शन नहीं करता, अपन ऐड करतो. बट इसमें कंडीशन ये है कि जब टाइम 0 था तो बॉडी पहले से 10 मीटर पे, वो ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं कर रही है. उसके बाद वो 16 मीटर पे जा रही है, मतलब जितना टाइम दिया है उतने टाइम में वो कवर कर रही है डिस्टेंस 6 मीटर. तो ये बनेगा 6/2, यानी यहाँ पे स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड. दोन्ही स्पीड डिफरंट आहे, दोन्ही सॉल्व करायच्या मेथड्स पण डिफरंट आहे. आणि हे जसं स्पीडला ॲप्लिकेबल आहे सेम वेलोसिटी के लिए भी ॲप्लिकेबल है. फक्त क्वेश्चनमध्ये डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम की जगह पे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड कैलकुलेट करना होगा वेलोसिटी. फिर से अगर इंस्टंटेनियस कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएट करो, टी की वैल्यू पुट करो. ॲव्हरेज कैलकुलेट करना है तो आता प्रत्येक वेळी 2 नाही म्हणणार, ते आपल्याला सांगतील कॅल्क्युलेट द वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड. छोड़ो, ये डिस्प्लेसमेंट है और आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 2 to 4 सेकंड. 2 to 4 का मतलब होगा T1 2 एंड T2 4. T2 2 पुट करके x1 16 मीटर आता है. फिर बाद में 4 पुट करके कितना आएगा 38 माइनस 16 22 अपॉन 2 11 मीटर पर सेकंड. ठीक है, आगे आंसर सबका ये फॉर्मेट है. अभी सेम आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बोल के आपको बोलेंगे कि कैलकुलेट करो कि बॉडी को टाइम कितना लगेगा जब बॉडी रेस्ट में आएगी.
रेस्टमध्ये आली म्हणजे थांबली, थांबली म्हणजे स्पीड विल बिकम, जर स्पीड 0 होते म्हणजे वेलॉसिटी पण, असं नसतं, बट त्या पर्टिकुलर केसमध्ये त्या इंस्टंटला अपन वेलोसिटी 0 घें, कड़ा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें v को 0 पुट करना पड़ेगा एंड v 0 पुट करने के बाद ये अरेंजमेंट होके टाइम आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 0.25 सेकंड, ठीक है ना। वेलोसिटी में भी सेम, डिस्टेंस में भी सेम। और इसमें और एडिशन में क्या कर सकते हैं कि इतने टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी या फिर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, फिर से जो टाइम आ रहा था इसमें पुट करके आंसर आएगा, कळालं हे। कधी अगर डिस्टन्स या फिर डिस्प्लेसमेंट बोला आहे फंक्शन ऑफ टाइम आहे तो, लेकिन याच टाईपच्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला परत इंटिग्रेट करण्यासाठी डेटा कुठल्या फॉर्ममध्ये देतात, हमें वेलोसिटी या फिर स्पीड प्रोवाइड करते कि स्पीड या फिर वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 60 - 3, देन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 4 सेकंड। पवन, अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेट होगा, खड़ा ना। यार इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स लगती है 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो क्या होगा एक्सप्रेशन, x इक्वल्स टू बनेगा v dt। इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है, पावर में 1 ऐड करो उसी से डिवाइड करो। वेरी गुड। पहले बोलो इंटीग्रेशन कितना आ गया, 3 नहीं 3t, 3t स्क्वायर माइनस 3t। लिमिट्स क्या है 2 to 4। लिमिट पुट कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस, तो ये 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर 16 × 3 48 - 12 36, 36 माइनस 4 13 12 6 6, तो कितना आ रहा है, ये क्या है 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। एंड जर क्वेश्चन मध्ये ऐसे बोला है कि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय 60 - 3, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 4 सेकंड। वेरी गुड। क्या करना होगा, आपको अगर बोला है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 to 4 सेकंड, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन टोटल टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन हमने अभी किया है, कितना था 30, टाइम कितना है 2, तो ये आ गई 15 मीटर पर सेकंड, कळलं ना। डिफरेंशिएट करून येतं ते इंस्टंटेनियस, इंटीग्रेशन करून येतं ते एवरेज, कळालं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दिया, वेलोसिटी निकालनी तो पहले हो गया था, अभी वेलोसिटी स्पीड दी, उसके ऊपर से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सोडून वेगळं काही नहीं होऊ शकत याच्यावर, बस वेलोसिटी में एक वेरिएशन आता है, कभी कभी वो टाइम में नहीं देते, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन बोलते हैं, म्हणजे फक्त बदल काय होईल, अब तक जो क्वेश्चन अपन देख रहे थे वो टी में थे, अब वो टी में नहीं होंगे, वो एक्स में होंगे, 5x² - 2x + 3 है ना, हे घेणार आहे आपण थोड्या वेळामध्ये, त्याला बाजूला राहू द्या, कळतं आहे ना। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का अगर ये डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी या फिर स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो उसको सॉल्व करने की बस इतनी मेथड है, जेवढे क्वेश्चंस आपण सोडवले हेच फॉलो करून सोडवले। ये छोड़ के और क्या होगा, सर्कल का चक्कर होगा, पर सर्कलच्या चक्करमध्ये जे रूल्स डिस्टेंस आणि डिस्प्लेसमेंटला होते सेम ॲप्लिकेबल रहेंगे, फक्त काय करणार आपण, हर बार डिस्टेंस ले रहे या फिर डिस्प्लेसमेंट ले रहे, टाइम लेते टाइम टोटली लेना पड़ेगा। जसं आपल्याला 10 ½ राउंड म्हटलं की आपल्याला 2 आवर डिस्प्लेसमेंट आठवतं, बट आपण टाइम काय करतो, हाफ राउंडचा घेतो, तसं नहीं करायचं, 10 राउंड का टाइम प्लस हाफ राउंड का टाइम, ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव हो रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट लेंथ होती है, स्पीड वेलोसिटी भी उस केस में सेम रहेगी। इसको छोड़ के स्पीड की केस में हमने और एक एडिशनल केस देखी थी, जहाँ पे बॉडी मूव होते टाइम अगर डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने की प्रोसेस या फिर डिस्टेंस जो टाइम ट्रैवलिंग का है वो डिफरेंट वेलोसिटी से, तब उस केस में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मग हे 2 पार्टमध्ये डिवाइड करू द्या, नहीं तो 200 पार्टमध्ये डिवाइड करून द्या, हर बार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक ही होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कंडीशन क्या है कि अगर हमें डिस्टेंस डिवाइड करके दिया है तो टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड टाइम डिवाइड करके दिया है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। कैसे, सेम फॉर्मूला, v = s/t है, t निकालना है तो s/v करेंगे, s निकालना है तो vt करेंगे। भैया दोघांवरून आपल्याला टाइम काढायचा, काय होईल, t1 d1 अपॉन v1, t2 क्या होगा, एंड यहाँ पे हमें d1 चाहिए, तो d1 क्या होगा, d2 क्या होगा,
ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल सॉल्व करो। अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है, पहले 1/6 डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रही है विथ v1, देन 2/5 डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रही है विथ v2 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रही है विथ v3। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? नाही दिलं। d/6 ये 2d/5। अरे दिशा, तुझ्या जीवनाला दिशा कधी मिळणार आहे बेटा? करायचं का एकदा रिपीट करायचं का? नक्की कशासाठी करायचं आहे? स्वतःसाठी करायचं आहे? असं स्वतःसाठी करता का? होगा परत एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे डी के पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस होगा इक्वल टू डी। आता राहिला प्रश्न टोटल टाइमचा। टाइम निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अगर टोटल डी था तो डी में से ये d/6 प्लस 2d/5 कवर हो चुका है, मतलब ये बनेगा d माइनस 17/30 टाइम्स ऑफ डी। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ रहा है 13/30 टाइम्स ऑफ डी। अब इन दोनों के ऊपर से हम T1 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से T2 कैलकुलेट होगा, यहाँ पे T3 कैलकुलेट होगा, तो T1 कितना आएगा? परत तेज T = S/V है, तो T1 बनेगा d/6v1, T2 बनेगा 2d/5v2 एंड T3 बनेगा 13d/30v3। टोटल डिस्टेंस था, तीनों का ऐड करेंगे टोटल टाइम आ जाएगा। करो इनके एडिशन, दैट इज द आंसर। डिनोमिनेटर में हर बार क्या है? डी कॉमन, तो डी कैंसिल होके क्या बचेगा? 1/6v1 प्लस 2/5v2 प्लस 13/30v3। कॉमन डिनोमिनेटर 30 बनेगा। यहाँ पे 30 v1 v2 v3 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा, ठीक है, 1/5 v2 v3 प्लस यहाँ पे 2 है 30 के लिए 15 लगेगा, तो कितना होगा? 15 v1 v3 प्लस 13 v1 v2। अभी डिनोमिनेटर का क्या होता? 30 v1 v2 v3, 1/1 था, ऊपर जाएगा v1 v2 v3। दिस विल युअर फायनल आंसर। एवढं कॉम्प्लिकेटेड तर येतच नाही, बट काही जरी आलं सिंपल बेसिक रूल है। डिस्टेंस डिवाइड करके दिया है T1 T2 T3 कैलकुलेट करो, एंड टाइम डिवाइड करके दिया है तो काय वो इक्वल टाइम इंटरवल से तब ॲप्लिकेबल आहे। जर असं दिलं आहे तुम्हाला T/7 v1 T/21 v2 एंड रिमेनिंग v3 कर आता अप्लाय। वेरी गुड, करा मग। चलो ये पहले लिख लो, बाद में ये सॉल्व करो। हाँ ते नाही दिला ना, ये असंच ॲडवणी करता येते। T/7 T/21
वेरी करेक्ट। पहले निकालना पड़ेगा रिमेनिंग टाइम कितना है, तो कितना बनेगा t माइनस ऑफ t/7 प्लस t/21, तो ये बनेगा t माइनस 28 मी का हो 2 घेतलं होतं पण मला भारी वाटलं म्हणून 21 लिहिलं मी। ठीक है, ये कितना आएगा, तो कितना आएगा फिर ये 147 माइनस 28, कमन फास्ट यू कैन 147 माइनस 28 117 119 ना गायत्री सबट्रॅक्शन करायची 119 अपॉन 147 टाइम्स ऑफ टी, ये लास्ट का टाइम आहे किती हे का हे का 17/21 व्हेरी गुड, चांगली गोष्ट आहे ही। सेम येतं का पण एकदा त्याचा रेशो याचा रेशो घ्या बरं, तेच येतोय का मग बरोबर, ठीक है गुड। चलो अभी टाइम आ गया, तो ये लास्ट वाला टाइम कितना आ रहा है 119 अपॉन 147 टाइम्स ऑफ टी। परत अगर टाइम डिवाइड करके दिया तो हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को, स्पीडचा एकच फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल टाइम तो t होगा, उल्टा झालं ठीक है, ये d1 प्लस d2 प्लस d3 लगेगा। अब d1 यहाँ से निकालेंगे, कितना होगा d1 v1t/7, d2 कितना होगा एंड d3 कितना होगा 147 अपॉन 119t, 119t अपॉन 147। अब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों में टी है, तो टी कॉमन लेके कैंसल, तो अब फाइनल आंसर बनेगा v1/7 प्लस v2/21 प्लस 119/147 v3। आता करायची ॲडिशन, वन 47 कॉमन बनतो 147 त्यांचा, इसको 71/71 नहीं 21/21, ये तो 7/7, हे असं काही येतंय का, कॉमन डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 147, तो 147 लाने के लिए इसको 21/21 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7/7 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिस विल यूर फाइनल आंसर। हो घेऊ शकतो। आता हे सगळं आपण डिस्कस केलं अबाउट स्पीड, आणि हेच जर आपल्याला अबाउट वेलोसिटी दिलं तर काय होईल, कंडीशन ये है कि ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे बॉडी ऑलवेज मूव करती है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, म्हणजे जे स्पीडचं येईल तेच वेलोसिटीचं येईल। बट कधी कधी कन्फ्यूज करायला सांगतात, औरंगाबाद टू पुणे विथ 40 km/h अँड बॅक टू औरंगाबाद फ्रॉम पुणे 60 km/h, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी, कळालं ना, अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वो सेम नहीं होंगे, तेवढा फक्त एक चेंज येऊ शकतो, ठीक है, अदरवाइज पूरा पार्ट ये जो है सिमिलर प्रोसेस से सॉल्व होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी में बस एडिशनल पार्ट डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या फिर पोजीशन देंगे तो क्या होगा, वो हमारा पेंडिंग था, उसको देखते हैं। मतलब आपको अगर इस तरह से डेटा दिया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन, आता फंक्शन ऑफ टाइम म्हणजे टाईमनुसार डिस्प्लेसमेंट चेंज होतं, आणि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन म्हणजे पोजिशन चेंज झालं की पोजिशन चेंज होते, नाही टाईम नाही, टाईमबद्दल इन्फॉर्मेशन दिलीच नाही आपल्याला,
और ऐसे केस में आपको एक्सप्रेशन देंगे 10x² माइनस 4x प्लस 2। और x1 1 से लेके x2 3 तक अगर बॉडी को टाइम 2 सेकंड लग रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? हे बघा, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम होतं, त्याच्याऐवजी पोझिशन म्हटलं. त्यांनी सांगितलं बॉडी 1 मीटर से 3 मीटर तक जा रही है 2 सेकंड में, तो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? पहले 3 पुट करके कितना आ रहा है? 80 नहीं, 3 पुट करके 80 आ रहा है क्या? माइनस 1 पुट करके कितना आ गया फिर? अपॉन 36 असं असतं. बट स्टँडर्ड केसमध्ये क्वेश्चन या फॉर्मॅटमध्ये न येता ते काय करतात, आपको बोला जाता है कि इफ वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन गिवन बाय 4x प्लस 3 देन कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन और कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय 4 मीटर. परत एकदा सांगू. If velocity is given by function of position as 4x minus 3, then calculate the average velocity. क्या average velocity of the body in 4 मीटर. जसा टाइम होतं की नाही, टाइमला इंटीग्रेट करत होतो तसं एक्सला इंटीग्रेट करायचं. फिर इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा हमें? और टाइम इंटरवल सेपरेट दिया जाता है आपको कि अगर ये हो रहा है 2 सेकंड में, वो डायरेक्ट 4/2 पुट करून होईल का? लिमिट्स लेनी पड़ेगी 0 से लेके 4 तक, या फिर वो लिमिट चेंज करके देते हैं आपको 3 से लेके 7 तक. चलो 3 से लेके 7 तक दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले s कैलकुलेट करने के लिए 3 to 7 ऑफ 4x माइनस 3 इसको इंटीग्रेट करेंगे विद dx. क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका? कितना आएगा यस? माइनस सेवन माइनस 9 माइनस 2. फोर्टी 49 का डबल 98 माइनस 21 77 माइनस 9 कितना आता है फिर? 68 मीटर. ये क्या हो गया? एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो 2 कितना आएगा फिर? ये 34 मीटर पर सेकंड. ठीक है, एक अशी पर्टिकुलर केस असू शकते, बट इन जनरल हर बार जो दिया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट अँड वेलोसिटी ॲज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही दिया जाता है. ठीक है ना. असे क्वेश्चन दिसलेच तर हे काहीतरी वेगळं आलं असं नाही आहे. प्रोसेस जो है सॉल्व करने की सिमिलर रहेगी. ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड में इतने पार्ट के क्वेश्चंस वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. एवढेच असतात असं म्हणत नाही मी, बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जब काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे तब हमें जहाँ पे वेलोसिटी स्पीड कैलकुलेट करनी है तो और अलग केस वहाँ पे एप्लीकेबल होगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड अँड वेलोसिटी. फक्त याचे रिलेटेड 2-3 स्टार मार्क लिहून घ्या. राईट डाऊन तेच जे डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंटला लिहिले होते तेच. क्या लिखना पड़ेगा? बरोबर. क्या होगा? स्पीड नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और इट मे बी 0.
ऑलवेज पॉजिटिव और इट मे बी जीरो। अगर बॉडी रेस्ट में ही है, कहीं पे जा ही नहीं रही है, तो उस केस में जीरो होगा, बट ऑल अदर केसेस में स्पीड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बट वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। देन वेलोसिटी is always greater than or equal to speed। वेरी गुड। तो क्या होगा, स्पीड इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू वेलोसिटी। एवढे अलर्ट नका राहून तुम्ही, कट करून लिहायला जर बरं वाटतं कधी मध्ये, ठीक आहे। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू वेलोसिटी एंड दे आर इक्वल ओनली इफ, कब, बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हे इम्प्लिमेंट पण करा, कळालं ना, डायरेक्शन चेंज होते नाही होते, नाही तर पोपट आला की उडून जायचं, नाही शिकारी आला की उडून जायचं, माहिती आहे का, तुम्हाला नाही सांगितलं, ठीक आहे। एक जंगल असतं, जंगलामध्ये एक झाड असतं, झाडावर खूप सारे पोपट असतात बसलेले, पोपट कळतं, पॅरॉट, व्हेरी गुड, ठीक आहे। मग काय असतं ना, तिथं एक शिकारी येतो, रोज पोपटांची शिकार करत असतो, बिचारे पोपट रोज मरत असतात, खूप परेशान असतात, शिकारी येतो, रोज आम्हाला मारतो, काय करावं डिस्कशन होतं, डाऊट की सॉल्व्ह होत नाही। मग त्याच जंगलामध्ये एक ऋषी राहत असतात, ऋषी कळतं, ते तप वगैरे करत असतात ते, ठीक आहे। मग सगळे पोपट काय करतात, कॉन्फरन्स घेतात आणि सांगतात की याच्यावर पर्याय शोधायला आपल्याला ऋषीकडे जावं लागेल। ते ऋषीला जाऊन भेटतात की आमच्या आयुष्यामध्ये खूप मोठा प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे, एक शिकारी येतो आणि आम्हाला रोज मारून जातो, आम्हाला काहीतरी उपाय सांगा। मग ते काय सांगतात, सगळे शांत बसा, एकच उपाय सांगतो, फक्त तेवढं लक्षात ठेवायचं, आणि ते उपाय सांगतात, शिकारी आला की उडून जायचं। पोपट अगदी सिरियस, शिकारी आला की उडून जायचं। मग एकदा दोनदा तीनदा तिथं रिवाईज करून बघतात, शिकारी आला की उडून जायचं, क्रॉस चेक करतात, असंच ना, शिकारी आला की उडून जायचं। मग येताना वगैरे सगळे जेवढे मित्र भेटतात, मित्रमंडळी, मैत्रिणी वगैरे, घरचे जे काही भेटतात, सगळ्यांना जमा करून त्यांना सांगतात की शिकारी आला की उडून जायचं, आणि खुश होता की आपल्याला आता शिकाऱ्यापासून काहीच भीती नाही। मग त्यांचं ठरलेलं असतं, नियमाप्रमाणे त्या झाडावर बसतात, शिकारी येतो त्याच्या वेळेला, आणि शिकाऱ्याला बघितल्यानंतर हे सगळे ओरडायला सुरुवात करतात, शिकारी आला की उडून जायचं, जोरजोरामध्ये, अगदी रेझोनन्स क्रिएट होतं, अख्खं जंगल ओरडायला लागतं, शिकारी आला की उडून जायचं। शिकाऱ्याला वाटतं आपल्याला आपलं काही खरं नाही, आज आपल्याला शिकार भेटतच नाही, पण एक ट्राय करून बघू म्हणून तो येतो, झाडासमोर उभा राहतो, हे अगदी ताकदीनं पूर्ण जोरजोरात ओरडत असतात, शिकारी आला की उडून जायचं। तो काय करतो, बुलेट टाकतो, निशाणा धरतो, यांचा आवाज अजून वाढतो, शिकारी आला की उडून जायचं, आणि तो फायर करतो, 2-4 मरतात, मग बाकीची उडून जातात, कळालं ना, याला म्हणतात काय, शिकारी आला की उडून जायचं। म्हणजे इथं आपण ढळढळ लिहितो, हे की नाही, वेलॉसिटी इज ऑलवेज लेस दॅन स्पीड, आणि कॅल्क्युलेट करताना बॉडी ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे देन बॅक टू औरंगाबाद फ्रॉम पुणे, वेलॉसिटी विल बी लगेच 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, म्हणजे शिकारी आला की उडून जायचं, ठीक आहे। चलो नेक्स्ट, नाउ वी हॅव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, ॲक्सेलरेशन। ॲक्सेलरेशन, राईट डाऊन, ॲक्सेलरेशन। मला हे सांगा की वेलॉसिटी अँड स्पीड ऑलवेज सेम होती है या ऑलवेज डिफरेंट होती है? वेरी गुड, कंडीशन यूज की लिए, क्या कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उससे क्या होगा, डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड स्पीड ये दोनों ऑलवेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो राइट डाउन विथ स्टार मार्क, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, magnitude of velocity is always equal to the speed. Magnitude of velocity is always equal to the speed. शिकारी आला की काय लिहिले वाचा बरं एकदा, कसं मला काही कळत नाही। दानिश बराबर आहे बेटा, लिखा हो, क्यों लिखा फिर, आपण एवढे 4 दिवसापासून 400 एक्झाम्पल सोडवले, प्रत्येक वेळी मॅग्निट्यूड घेत असताना स्पीडचं मॅग्निट्यूड वेगळं होतं। जैसे 4 राउंड कंप्लीट हो रहे तो डिस्प्लेसमेंट 0 अँड डिस्टन्स 8πr, मग मॅग्निट्यूड सेम झालं का, बस फक्त शिकारी आला की उडून जायचं, काय धंदे, कट करा, असं कधीच नसतं,
परत तीच कंडिशन आहे की मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी अँड स्पीड विल बी सेम ओनली इफ बॉडी इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. नेक्स्ट एक्सेलरेशन. क्या होता है एक्सेलरेशन? मतलब एक्सेलरेशन है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. राइट डाउन. एकच फॉर्मूला एक्सेलरेशनचा. जैसे स्पीड का भी एक था, वेलोसिटी का भी एक था, जैसे एक्सेलरेशन का ही एक ही फॉर्मूला है. क्या लिखा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called as acceleration, or change in speed per unit time, or change in speed per unit time is called as acceleration. मग लिहिला कशाला? असं कसं असेल तर लिहून झाल्यावर कळतं का? कट करा असं नसतं. स्पीड का एंड एक्सेलरेशन का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है. कळालं ना? एक्सेलरेशन इज ओनली इंड्यूस्ड इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के ऊपर से वेक्टर डिराइव नहीं होता है. त्यामुळं एक्सेलरेशनचा आणि स्पीडचा प्रॅक्टिकली इनप्रॅक्टिकली व्हर्च्युअल रियल कसलाही संबंध नाही. कळालं ना? वेलोसिटी में होने वाला चेंज पर यूनिट टाइम ये एक्सेलरेशन. लिहिलं असेल कट करा, माझ्या नावावर खपू नका. ते सरनी असं पण लिहून दिलं होतं आम्हाला, कट करा पटकन सगळे. काय कट करायचं हे तर कळालं का? चेंज इन स्पीड पर युनिट टाइम असं नसतं. काय असतं एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम. 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 चेंज इन डिनोटेड बाय ए. शिकारी आला की डिनोटेड बाय ए, गिवन बाय ए इक्वल्स टू v2 मायनस v1 अपॉन टी. ते v बाय टी फक्त आपण डायमेन्शनसाठी सिम्प्लिफाईड फॉर्मॅटमध्ये घेतो. v बाय टी एक्सेलरेशन कधीच नसतं. कळलं ना? हो, व्हेरी गुड. राईट डाऊन. v2 मायनस v1 अपॉन टी, वेअर v2 इज द, v1 इज द, t इज द टाइम. तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. डायमेंशंस L1 t माइनस 2. स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी. एंड डायरेक्शन कहाँ पे होगी फिर? सेम एज दैट ऑफ, राइट डाउन. एस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायमेंशंस L2 m1, L1 t मायनस 2. काय लिहिले? डायमेन्शन्स L1 t मायनस 2. अनिकेत करेक्शन करतोय ना? L1 t मायनस 2. स्केलर या वेक्टर है? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन आहे कुठं आहे? व्हेरी गुड. राईट डाऊन. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डिरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. लिहा ना, माझ्याकडे काय बघताय? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. असतं कसं? किती लोक कॉन्फिडंट आहे? फक्त मी सांगतोय म्हणून कधी छापून घेऊ नका. कळालं ना? जोपर्यंत स्वतःच्या बुद्धीला पटत नाही तोपर्यंत लिहू नका, नाहीतर असंच कट करत राहावं लागेल. ठीक आहे? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ॲक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. असं असतं का? काय करावं लागतं एक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करायला आपल्याला? असं काही नाही करावं लागत आहे की नाही? ते अँग्युलरमध्ये. ठीक आहे? अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. कसं असतं? बाईक आहे, गाडी आहे, स्टार्ट केली, स्टार्ट केल्यानंतर स्पीड किती असते? 0 असते. बरोबर. आपण क्लच सोडून ॲक्सेलरेट करत नाही तोपर्यंत. ठीक है ना? हम क्लच छोड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? मतलब क्या करते हैं? फिरवतो म्हणू नका फक्त आता. क्या करते हैं? वेलोसिटी उसकी बढ़ाते, चेंज करते. बराबर. तो उस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होती है और उस वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हे बघा, स्टडी करताना आपण काय करतो? अगोदर डिस्प्लेसमेंट, मग वेलोसिटी, मग एक्सेलरेशन, मग फोर्स, मग वर्क, मग एनर्जी. प्रैक्टिकली असं नसतं. पहले एनर्जी होती है, फिर एनर्जी वर्क करती है, वर्क करके फोर्स अप्लाई किया जाता है,
एंड जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होता है तब जाके बॉडी एक्सेलरेट होती है। एंड एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी नहीं बाड़ा, चेंज इन वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जब भी बॉडी के ऊपर एक्ट होगा क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज दो तरीके से हो सकती है। कैसे? एक तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है या फिर वेलोसिटी हे सोडून काही होऊ शकतं का? होऊ शकतं, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। कळालं ना? तो तीनों भी केस में एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। मग गाड़ी स्टार्ट केली देन हमें उसको एक्सेलरेट करना है। एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? स्पीड बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक्सेलरेशन क्या करता है? पवन स्टैंड अप। एक्सेलरेशन क्या करता है? ऊपर आ फटकर। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को खींचता है। समझ लेना। एंड जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी को खींचता है दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। त्यामुळे जर आपण एक्सेलरेटच करत राहिलो गाड़ी पळती जाएगी। कळालं ना? सिचुएशन होती है। जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते तब क्या होता है? वेलोसिटी कम होती है। अब वेलोसिटी कम हो रही है मतलब डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन एक्ट होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन कर क्या रहा है? वेलोसिटी कम कर रहा है। वेलोसिटी को कम करने के लिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा या अपोजिट डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा? कळालं ना? एखाद्याला वर ओढत घेऊन यायचंय वरती ओढावं लागेल, खाली ओढत घेऊन जायचंय तर वरती ओढत घेऊन येईल का? कळालं? सोडून द्यायचं, शिकारी आला की सोडून द्यायचं है कि नहीं? तो वहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी को अगर डिक्रीज करना है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की दोनों केस में जो डायरेक्शन होती है डिफरेंट होती है। कसं लिहिणार आता हे? इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, झोपू नका आता बस। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, if velocity is increasing then acceleration will act in the same direction as that of velocity. Acceleration will act in the same direction as that of velocity. समजावून लिहा बरं का, नाही तर परत कट करून लिहावं लागतं. But if velocity is decreasing, but if velocity is decreasing then acceleration will act. If velocity is decreasing then acceleration will act कहाँ पे? In the opposite direction to that of velocity. म्हणजे वेलोसिटी पहिले इन्क्रीज होत होती नंतर डिक्रीज व्हायला लागली म्हणजे वेलोसिटीची डायरेक्शन कितीने चेंज होईल? कितीने चेंज होईल? हे बघा परत, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी बाद में वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कितने एंगल से चेंज होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ऐसा घोल करू नका। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तब जहाँ पे थी उसके 180 डिग्री अपोजिट रहेगी जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। म्हणजे वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदलती है, किसकी बदलती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज। मग गाडी पळत असेल तरी पण आणि थांबत असेल तरी पण, कळालं ना? असं होतं का ब्रेक्स मारले लगेच मागं पळायला लागली गाडी? पुढंच पळते ना, हळूहळू पळते पुढंच पळते म्हणजे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही क्या? इट इज ऑलवेज एक्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। बट एक्सेलरेशन दोनों कंडीशन है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड अगर वेलोसिटी कम हो रही है डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट। ठीक है, स्टार मार्क करके लिखो। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन it is known as acceleration. But if velocity of the body is decreasing, but if velocity of the body is decreasing then it is known as retardation या फिर और deceleration और negative acceleration. It is known as retardation or deceleration or negative acceleration.
कळलं? आता बघा परत तेच, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे उसके बाद डायरेक्टली वेलोसिटी आती थी, बस टाइम से डिवाइड करना पड़ता था. ती सिच्युएशन ॲक्सेलरेशनसाठी असेल. म्हणजे कसं, हमें दिया जा रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 40² माइनस 8t प्लस 2, और इसके ऊपर से हमें अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे हम, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा dx/dt. एंड अगेन हमें अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा dv/dt. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा d²x/dt का स्क्वायर. ठीक है, तो चलो मुझे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चाहिए ॲट सेकंड. म्हणजे क्वेश्चनचा टाईप नाही चेंज होणार. आता तुमच्या लक्षात येईल आपण डिस्प्लेसमेंट, डिस्टन्स, स्पीड, वेलोसिटीला एवढा वेळ का दिला. व्हेरी गुड. ठीक आहे, वेलोसिटी पण 8 आणि एक्सेलरेशन पण 8. क्या होगा, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने के बाद बनेगी 8t माइनस 8, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड, एंड एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तो कंक्लूड क्या करेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम है, मतलब क्या कंक्लूजन होगा, काय कॉन्स्टंट. व्हेरी गुड. वेलोसिटी क्या आहे, असं नसतं बाळांनो, वेलोसिटी युनिफॉर्म असलं एक्सेलरेशन राहील का, आई आपलं तिला चुकून मार्क्स पडले आज, तिच्या आन्सरवर एवढा विश्वास ठेवू नका. वेलोसिटी युनिफॉर्म असं असतं का, वेलोसिटी युनिफॉर्म ते एक्सेलरेशन म्हणजे तेच झालं ना, एवढं सगळं लिहून घेतलं आणि शिकारी आला की उडून जायचं. तिथे लिहिलंय आपण की चेंज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम इज द एक्सेलरेशन. वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, चेंजेस होत नहीं है. पवन गुड मॉर्निंग. वेलोसिटी यूनिफॉर्म है म्हणजे चेंज होत नहीं है, म्हणजे कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस 0, तो एक्सेलरेशन 0 होगा. तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, काहीही कंक्लूड होऊ शकत नाही. हो सकता है अब सेम है, आगे टाइम बदल के दूंगा तो डिफरेंट होंगे. कळालं ना, बस ये होगा कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब बॉडी इज मूविंग अंडर कॉन्स्टंट या फिर युनिफॉर्म एक्सेलरेशन. असतं का सर, आहे ना, कसं काय नाही. आता एक काम करा, टाइम 4 घ्या, टाइम 4 सेकंड घ्या. एक एक वर्डवर फोकस कर, मी काय म्हणतोय ते. वेलोसिटी वेगळं असतं, एक्सेलरेशन वेगळं असतं. चलो अभी टाइम 4 सेकंड दिया है. शुभम सोडो ना, अलग आंसर काय. वेलोसिटी 24 है, एक्सेलरेशन 8. कळालं. आता टाइम 1 डे घ्या आणि फक्त एक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करा. कळलं, म्हणजे एक्सेलरेशन क्या है, नहीं नहीं यूनिफॉर्म है. कळालं ना. तर असतं का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असतं. टाइम डिपेंडेंट नहीं है मतलब वो यूनिफॉर्म है. लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है का, जर असतीच तर काय झालं असतं बघा. आपको अगर बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 10t माइनस 4 प्लस 2, देन कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट 5th सेकंड. का बर 0 एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब जितनी वेलोसिटी थी उतनी है उतनी रहेगी, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन विल बिकम 0. कळलं. नेक्स्ट, अगर हमें एक्सेलरेशन दिया है एंड एक्सेलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अगर बोला आपको कि एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 10t प्लस 4, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड. हे बघा, वेलोसिटी के ऊपर से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करते थे, तो एक्सेलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो क्या होगा, वेलोसिटी बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, टाइम लिमिट्स t1 से लेके t2 तक. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5t² प्लस 4t. लिमिट क्या है, 0 से लेके 4 तक. 4 मतलब क्या होता है, 0 से लेके 4 तक. अब पुट करो 4² इंटू 5 प्लस 16, क्या ये वेलोसिटी. अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो एट 4 सेकंड. डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, एट नहीं इन 4 सेकंड.
हेच गोंधळ चालू आहे की नाही, कधी डिफरन्शिएट करायचं कधी इंटिग्रेट करायचं. मी फोर्थ नाही म्हटलं, इन 4 सेकंड. मग काय करावं लागेल, इंटिग्रेशन करावं लागेल. करा ना मग. वेलोसिटी से क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट. तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा. यानी ये बनेगा x इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ v dt. टाइम होगा 0 से लेके 4 तक. आठवतं की आता 10 मिनटापूर्वी हेच करत होतो आपण. अभी v dt करना है. v कितना आ रहा है 5t स्क्वायर प्लस 4t. इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा 4t स्क्वायर अपॉन 2 म्हणजे 2t स्क्वायर. लिमिट्स होगी 0 से लेके 4 तक. 0 नहीं पुट करेंगे तो भी चलेगा. 4 पुट करके क्या आएगा बोलो, 4 क्यूब इंटू 5 64 इंटू 5 320 अपॉन 3 106 प्लस 32 138.6. फायनल आन्सर. ॲप्रॉक्सचं 138चं 138 पाहिजे, 170 कसं काय. कळालं. तो इसका मतलब ये तो क्लियर होगा आपको एक दो एग्जांपल से कि एक्सेलरेशन में जो कुछ भी होने वाला है वो सेम प्रोसेस रहेगी जो स्पीड में एंड वेलोसिटी में हुआ था. बस एक एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी. ठीक है. तो इन टुमारोज लेक्चर हम एक्सेलरेशन के साथ साथ काइनेमेटिकल इक्वेशन से उनको भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड वहाँ से एक्चुअल जो काइनेमेटिक्स का डिस्कशन है हमारा शुरू होगा. ठीक है. सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. थैंक यू. ज्यांनी काल